हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर को फ्रॉम नितिन सिंघानिया। और प्रीवियस लेक्चर तक मैंने शेडो बैंकिंग के बारे में आपको बता दिया था, जो कि एक अलग से एक टॉपिक था। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइमरी डीलर्स के बारे में। ये प्राइमरी डीलर्स ना एक प्रकार से वैसे तो रजिस्टर्ड एंटिटी है, ये पहले नहीं होती थी, रजिस्टर्ड एंटिटी है। ये ना गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट के लिए हेल्पिंग हैंड है। और सरकार के लिए हेल्पिंग हैंड है इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या करते हैं भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या हेल्प कर देते हैं सरकार की, देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये शुरू से एग्जिस्ट नहीं करता था। ये इंट्रोड्यूस करा गया आरबीआई के द्वारा साल 1995। अब सरकार इतने सारे कामों में उलझी रहती है, ठीक है। सरकार के पास खुद तो ये टाइम होगा नहीं कि वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लिस्ट करवाएं। कहाँ पर? स्टॉक मार्केट के अंदर। आई थिंक ये वाली बात अभी तक आपको क्लियर है ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कुछ कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होती है। ये वाली बात आप सबको पता है ना। जैसे इसके शेयर नहीं होते हैं ये ओएनजीसी के, भेल के, गेल के, एमटीएनएल, बीएसएनएल, होता है कि नहीं होता है? बता, आईओसी। सरकार से जुड़ी हुई जो भी कंपनीज हैं या जो भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उनका अलग अलग टाइम पीरियड होता है, टाइम फ्रेम होता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं? कुछ कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जनता खरीद बेच सकती है, क्या हम ट्रेड कर सकते हैं उसमें? बताओ। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपने देखा नहीं था ऐसे कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई कि इतने इतने टाइम पीरियड के बाद आप फेस वैल्यू से कम पर उसको खरीद लो। हाँ बिल्कुल श्रेया, फेस वैल्यू से उसको कम पे खरीद लो और मैच्योरिटी के बाद आकर ले जाना। ये भी तो ट्रेडिंग ही है, और क्या है। अब कुछ कुछ ट्रेडिंग जो होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, वो स्टॉक मार्केट के अंदर होती है, जिसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं, एक प्रकार से इनको, वैसे मुझे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन चैनल मेरा, लेक्चर मेरा है, तो दादागिरी भी मेरी चलेगी। ये एक प्रकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचने के लिए सरकार के दलाल होते, दल्ले होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी डीलर्स डील विद द मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। कुछ नहीं है कंसेप्ट, सरकार को बोलते हैं, सर जी आपने जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिस्ट कर रखी हैं हमें दे दो, हम उसको आईपीओ के तौर पर, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के तौर पर, उसको मार्केट में रिलीज करने के तौर पर, उसकी मार्केटिंग करने के तौर पर हम फैला देंगे। बस बदले में हमें 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 इस काम के लिए कमीशन दे देना, खत्म। इतना ही है टॉपिक, ठीक है। दे प्ले एन एक्टिव रोल इन बोथ प्राइमरी मार्केट। अच्छा, प्राइमरी मार्केट होता है जहां पर पहली बार गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिस्ट करी जाती है, इंट्रोड्यूस करी जाती है, सॉरी लिस्ट नहीं करी जाती, इंट्रोड्यूस करी जाती है। काइंड ऑफ आप इसको बोल सकते हो कि पहली बार जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज करी गई है, अब करी गई है तो हो सकता है बेचने के लिए करी गई होगी, हो क्या सकता है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, सरकार को कल को नीड पड़ सकती है पैसों वगैरह की, आरबीआई से मांगने के लिए, कमर्शियल बैंक से मांगने के लिए, ये सरकार जनता से भी बोरो करती है, तो कहीं ना कहीं तो पहली बार तो रिलीज़ करेगी ना सरकार, उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। लेकिन ये हम जैसों के खरीदने बेचने के लिए कब तैयार होंगी, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट का जर्नल नेचर, हमारे देश में जर्नल नेचर बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत तरह के शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, बहुत कुछ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेकेंडरी मार्केट जो पॉपुलर होती है हमारे देश में, वो होती है स्टॉक मार्केट। डोंट वरी, कैपिटल मार्केट वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके अंदर ये पूरा का पूरा एक चिट्ठा आएगा इसके ऊपर कि प्राइमरी मार्केट का टॉपिक अलग और सेकेंडरी मार्केट का टॉपिक अलग। और ये कोई नया टॉपिक नहीं है, अगर आप पूरी की पूरी रिदम इसकी फॉलो कर रहे हो नितिन सिंघानिया की, मैं आपको प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के बीच में डिफरेंस बता चुका हूँ, ठीक है। चैप्टर मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आई थिंक आपको आई थिंक चैप्टर याद नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट जनरली स्टॉक मार्केट होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं, ये प्राइमरी डीलर्स, ये दल्ले इनको लिस्ट करवाते हैं, ठीक है।
अब क्या होता है, सरकार इतने सारे कामों में बिजी है, तो सरकार के पास इतना तो काम होता ही नहीं कि देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सरकार रिलीज कर सकती है अपना एक थप्पा लगाकर। अब सरकार क्या इसका वेट करती रहेगी कि स्टॉक मार्केट के अंदर इसको रिलीज करवाना है, जनता के लिए इसको ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट बनाना है, कभी भी हमें पैसों की आवश्यकता हो तो हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई को दे सके, आरबीआई उसको कमर्शियल बैंक को बेचने खरीदने के लिए कहें, उसके बाद हम पैसा उठाएं। ये सारा काम बीच में ये जो बिचौलिए होते हैं प्राइमरी डीलर्स ये कर लेते हैं, बस ये बदले में अपनी कमीशन मांगते हैं। तो मेन फंक्शंस क्या हुए इनके, दे प्रोवाइड अंडर राइटिंग सर्विसेज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये अंडर राइटिंग सर्विसेज बेसिकली क्या है, एक तरीके से खरीदना बेचना करवाना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, और उसके बाद जो इनको कमीशन मिलता है, इसलिए दे प्रोवाइड ब्रोकिंग सर्विसेज ऑल्सो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ब्रोकिंग सर्विसेज द काइंड ऑफ कि जिस मार्केट के अंदर ये लिस्ट करवा रहे हैं वहाँ पर ब्रोकर से ये बात करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट के लिए मैंने आपको बताया था ना कुछ ऐप्स होती हैं, जीरोधा, ग्रो ऐप, धन ऐप है ना, अप स्टॉक्स, तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं लिस्ट तो करवाएंगे ना, तो दे प्रोवाइड ब्रोकिंग सर्विसेज ऑल्सो। और हो सकता है कि इनकी खुद की कोई एप्लीकेशन हो, ये वहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवा लें। ठीक है, बहुत सारी होती है, जैसे कोटक बैंक की भी स्टॉक मार्केट की एक ऐप है, आईसीआईसी बैंक की स्टॉक मार्केट की ऐप है, एम स्टॉक्स है, अनगिनत ऐप्स होती हैं मतलब। ठीक है, अब ये ऐप्स क्या है, मतलब एक प्रकार से वैसे तो एप्लीकेशन है, लेकिन है तो एक प्रकार से एक प्लेटफॉर्म ना, जहाँ पर एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बाइंग सेलिंग हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम अदर शेयर्स, ऑब्वियस सी बात है। तो दे ऑफर फर्म बाय और सेल बिड आस्क कोड्स फॉर ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज। अब ये ट्रेजरी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज क्या है, एक प्रकार के चीज है, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ये उनकी बाइंग और सेलिंग में, बिडिंग में एंड आस्क कोड का मतलब क्या होता है, बेसिकली कोई भी जब एक आईपीओ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में, कोई भी एक आईपीओ जब उसके शेयर्स लॉन्च होने जा रहे हैं, आपको पता है उससे पहले आईपीओ जब जाता है वो कितने का होना चाहिए, उसको ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट अगर बनाना है, जनता के खरीदने बेचने के लिए बनाना है, उसकी कीमत शुरू में क्या रखनी है, शेयर का, एक शेयर का रेट कितने का होगा, एक लॉट साइज कितने का बनेगा, इसके लिए यही डिसाइड कर लेते हैं। सरकार को बोलते हैं आप टेंशन मत लो, हम मार्केट के प्रॉस्पेक्ट्स के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से और ये देखने के हिसाब से कि लोग कितना खरीद बेच सकते हैं इसको, कितनी लोगों में दम है, उसके हिसाब से हम इसका एक रेट मतलब वो है वो रख देंगे। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या है टू अप्लाई फॉर प्राइमरी डीलर्स। अगर आपको प्राइमरी डीलर अगर बनना है, अगर आप ये काम करवा सकते हो, आपको लगता है अगर आपको आपकी खुद की ऐसी कोई ब्रांच खोलनी है, तो आरबीआई ने वैसे इसको इंट्रोड्यूस करा था 1995 में। आज के टाइम में अगर आपको प्राइमरी डीलर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की एक सब्सिडरी होनी चाहिए, मतलब एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ एक रेप्यूटेड नाम जिसका हो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो हो, आप उसके साथ एसोसिएटेड हो, उसकी सब्सिडरी हो, या फिर किसी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, कोई भी जो है भारत में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे वर्क कर रहे हैं, उनके साथ आप एफिलिएटेड होने चाहिए। ज़्यादातर मंजूरी तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वालों के साथ एफिलिएटेड जो सब्सिडरी होती है उनको मिलती है। उसके बाद दूसरी कंडीशन, इट हैज़ टू बी अ सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर सेट अप इन इंडिया बाय एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड। बाहर से अगर कोई कंपनी है, कोई भी एक इंडस्ट्री है, कोई भी एक एंटिटी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप उसके सब्सिडरी या उसने अगर भारत के अंदर जॉइंट वेंचर अगर खोल रखा है तो उसमें आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। या तो आप उसके सब्सिडरी हो या उसने जो जॉइंट वेंचर खोल रखा है आप उसके अंदर एक पार्टनर होने चाहिए हो जिसने एक ब्रांच भारत के अंदर सेटअप करके रखी हुई है, तभी अलाउ होगा। ठीक है, बाय एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड, जो बाहर से काम कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड डज नॉट फॉल अंडर इट सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब सेक्शन ए और सेक्शन बी वाली जो कंपनीज होती हैं, मतलब बेसिकली उनका रोल और उनका काम दूसरा होता है, तो उनको ये बोला जाता है कि आप इस तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बाइंग और सेलिंग में और इसके प्राइजेस को कोट करने के लिए डील नहीं कर सकते हो।
बाकी आप एक कंपनी होने चाहिए कंपनी एक्ट 1956 के अंदर, बस उसके सेक्शन ए या बी में ना आते हो बस। कोई भी जब एक एप्लीकेशन लगाता है जो एक एप्लीकेंट है प्राइमरी डीलर के लिए, दैट एंटिटी शुड बी रजिस्टर्ड एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अपने आपने जो एप्लीकेशन लगाई है आरबीआई के सामने, उससे 1 साल पहले तक आप एक एनबीएफसी के तौर पर रजिस्टर्ड होने चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 ईयर प्रायर टू द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू आरबीआई। अब आरबीआई को क्यों देनी है? आरबीआई ने तो गठन करा था इनका कंसेप्ट, इसी ने तो इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, अल्टीमेटली अगर सारी कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाती हैं, तब भी आरबीआई का ही डिसीजन होगा कि आपको ऑथराइज करने के प्राइमरी डीलर के तौर पर काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। क्या आप फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो। अगर आप एक बारी प्राइमरी डीलर के तौर पर ऑथराइज हो जाते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? आपको आरबीआई की करंट अकाउंट फैसिलिटी मिलती है। अगर आपको प्राइमरी मार्केट का अगर ऑक्शन करना है तो आप आरबीआई के पोर्टल का यूज़ कर सकते हो, ई कुबेर फैसिलिटी का। आपको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को एक्सेस करने का मौका मिलता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को एक्सेस करने का मौका मिलता है, एंड यू हैव अ परमिशन टू बोरो और टू लेंड इन द मनी मार्केट। उन डीलर्स को ये सारी चीज़ें, मतलब डीलर्स इन द सेंस के कोई बंदे नहीं है यहाँ पर, एक पूरी की पूरी सेटअप हुई एंटिटी है, उनको ये सारी सहूलियत मिल जाती है। छोटा सा एक टॉपिक था प्राइमरी डीलर्स, आज तक यूपीएससी में कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं पर भी दे नहीं रखा होगा एंड यहाँ पर दे रखा है तो आपको ये करना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली जितनी इससे हो सकती है रिलेटेड वो यहाँ पर दे रखी है। सिंपल सी बात है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, प्राइमरी डीलर्स बेसिकली कुछ ऐसे एंटिटी हैं। सरकार जब बिजी होती है तो बेसिकली कंसेप्ट आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा था 1995 में कि सरकार ने जब अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलीज कर दी है तो प्राइमरी मार्केट के अंदर उसको बाय सेल करवाना, या सेकेंडरी मार्केट है कि स्टॉक मार्केट के अंदर उसको बाय सेल करवाना थ्रू रिलीज ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको आईपीओ कहते हैं, या शेयर्स लिस्ट करवाना। एक एक शेयर का प्राइस कितना होगा, आईपीओ के अंदर आपको पता है एक शेयर तो बिकता नहीं है, लॉट साइज बिकता है, तो उसका लॉट साइज कितना होगा, ये सारा काम सरकार के बिहाफ से ये लोग कर सके तो उसको कहते हैं प्राइमरी डीलर। बदले में इनको क्या मिलता है? इनको मिलता है अपना ब्रोकरेज, अपना कुछ कमीशन। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है दे प्रोवाइड अंडर राइटिंग सर्विसेज, यानी कि बाइंग और सेलिंग करवाते हैं प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में, और ब्रोकिंग सर्विसेज भी देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में। ठीक है, और अगर आरबीआई इनको मंजूरी दे देता है कि 1 साल पहले ये एनबीएफसी से, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के एक सब्सिडरी थे, कोई ऐसी कंपनी जो कि बाहर थी उसके सब्सिडरी है जो कि भारत में ऑपरेट कर रही है, या जॉइंट वेंचर में उसके साथ शामिल है, उसके पार्टनर हैं, या फिर कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड हैं, सेक्शन ए और बी में नहीं आते हैं, 1 साल पहले एप्लीकेशन फाइल करने से पहले एनबीएफसी रह चुके थे, इन सारी तिगड़म को, इन सारी माथापच्ची को फुलफिल करने के बाद आरबीआई अगर परमिशन दे देता है तो उनको फिर बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आरबीआई का करंट अकाउंट फैसिलिटी को यूज़ कर लो, इकोबेर फैसिलिटी को यूज़ कर लो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और बाइंग ये बोरो और लेंडिंग कर सकते हैं मनी मार्केट के अंदर, इनको एक परमिशन मिल जाती है। पॉइंट बी ये वाला, अच्छा कोई भी जो कंपनी है वो बाहर है, सवाल ये उठता है, यही वाला कह रहे हो ना श्रेया, पॉइंट बी है ना, कोई भी जो कंपनी बाहर है, कोई भी कंपनी XYZ कंपनी मान लो, कोई MNC मान लो, सवाल ये उठता है कि क्या वो कंपनी एक, या उस कंपनी की कोई भी एक ब्रांच क्या प्राइमरी डीलर के तौर पर रजिस्टर्ड हो सकती है भारत में? हो सकती है, एक कंडीशन है, उसकी कोई भी एक सब्सिडरी ब्रांच या जॉइंट वेंचर ब्रांच भारत के अंदर सेटअप हो बस। लेकिन ये इकलौती कंडीशन नहीं है, उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना, इट हैज टू बी सब्सिडरी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जैसे हमारे हैं देश के, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाहर का भी तो हो सकता है ना, तो बाहर का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जिसने कोई एक सब्सिडरी ब्रांच या जॉइंट वेंचर ब्रांच अपनी भारत के अंदर स्टैब्लिश कर रखी हो, ठीक है, तब जाकर वो एक प्राइमरी डीलर के तौर पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादातर प्रेफरेंस हमारे देश में अभी तक जो मिलती है, जो मैंने रिसर्च करी इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जो मैंने पढ़ा था, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की जो सब्सिडरी हैं सबसे रिलायबल हैं, हमारे देश के ही हैं, हमारे देश के अंदर ही रजिस्टर्ड हैं, या तो इनको परमिशन मिलती है, या जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड है उनको परमिशन मिलती है।
क्योंकि देखो ना, बाकी जो एंटिटीज़ हैं वो एक तौर पर ही फंस जाएंगी ना ये वाली कंडीशन में कि एक साल पहले आप एनबीएफसीज होने चाहिए रजिस्टर्ड। अब एनबीएफसीज रजिस्टर्ड ही आराम से नहीं हो पाती इतनी ज़्यादा। ये देखने में यार सब कुछ ऐसा लगता है ना, बैंक को बनाना क्या एक आसान काम है। मयूर, आपके पास 5 लाख करोड़ रुपए हो हैं ठकुराइन, तो आप मतलब क्या खोलने देगा आपको कोई भी बैंक इतनी आसानी से? बहुत सेटअप बिठाना पड़ता है, समझ गए ना श्रेया? कोई बाहर से ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, कोई एक कंपनी है, उसकी कोई सब्सिडरी या कोई भी एक ब्रांच भारत में है, तो दे कैन ऑल्सो अप्लाई एज प्राइमरी डीलर। बस ये बोल रहा है वो। समझ में आया? बताओ आप लोगों को, बाकी लोगों को निर्वैर, गौरव? ठीक है। अब देखो क्या है, अब आप लोग रिलैक्स होकर बैठ सकते हो। सारी टेक्निकल चीज़ें अब इस चैप्टर के अंदर खत्म हो गई हैं, ठीक है। 75% आपके चैप्टर डन है अभी। अब क्या है, अब कुछ कुछ चीज़ें मतलब ये आपको बताएगा थोड़ा थोड़ा कि चेक क्या होते हैं, आपका ये जो पासबुक होती है ये क्या होता है, एटीएम कार्ड क्या होते हैं, एटीएम क्या होते हैं, ठीक है। तो अब आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता जाएगा जो कि टेक्निकल नहीं है। अब टेक्निकल चीज़ें जितनी थी, जैसे एनबीएफसी बहुत ज़्यादा टेक्निकल था, बहुत ज़्यादा। प्राइमरी डीलर का कंसेप्ट भी क्योंकि नया है तो हल्का फुल्का टेक्निकल लगा होगा। अब चैप्टर में आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हो। अब ये चैप्टर का टेक्निकल एस्पेक्ट खत्म, अब एक अच्छा फ्लो चलेगा इस चैप्टर का। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, जो कंसेप्ट है डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का, इसको आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ नचिकेत मूर कमेटी इन 2013। दिस कमेटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नचिकेत मूर कमेटी की रिकमेंडेशंस जो थी वो एक प्रकार से बैंकिंग और फाइनेंशियल फील्ड के अंदर हमारे देश में इंडियन इकोनॉमी को एक नई दिशा देने के लिए काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशन थी, जिसको सरकार ने भी एक्सेप्ट करा, आरबीआई ने भी एक्सेप्ट करा। काफ़ी फेमस कमेटी थी ये नचिकेत मूर कमेटी। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स आर बैंक्स, बेसिकली क्या होता है, दे आर सच बैंक्स विच केटर और सर्व अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स अनलाइक अदर नॉर्मल यूनिवर्सल बैंक्स, जो कि हर प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन द सेंस आप समझ रहे हो, मतलब आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी करवाना, बहुत सारी चीज़ें आपको देना, उससे डील करते हैं। लेकिन डिफरेंशिएटेड बैंक बेसिकली सिर्फ कस्टमर के किसी एक स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करने के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए बनाए जाते हैं, स्थापित करे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो डिफरेंशिएशन है, जब हम कह रहे हैं डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, तो डिफरेंस क्या है नॉर्मल बैंकिंग से? डिफरेंशिएशन में भी बेस्ड ऑन कैपिटल रिक्वायरमेंट, पैसा इनके पास कितना है, रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इनकी कितनी है, और कौन कौन से एरियाज में ऑपरेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का जो कंसेप्ट है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू ऑफर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज या यूनिक प्रोडक्ट्स जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। अब दे ऑफर लिमिटेड रेंज ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, ये तो हमने देख ही लिया, एज कंपेयर टू नॉर्मल यूनिवर्सल बैंक्स। तो फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंकिंग फॉर लॉन्च। अब इसके नाम आपने सुने होंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा। एक होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक होते हैं पेमेंट्स बैंक। जानते हैं दोनों के बारे में। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग के कंसेप्ट था, उसके अंतर्गत 2 तरह के बैंक्स हमारे देश में स्टैब्लिश हुए आरबीआई की परमिशन के बाद, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एक प्रकार के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं। ये छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स को लोन पर पैसा देते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को पैसा देते हैं, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को देते हैं, और कुछ कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो फैक्ट्रीज फर्म्स वगैरह होती हैं उनको भी देते हैं। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या? दे आर नॉट रजिस्टर्ड एनीवेयर। हो सकता है वो जो प्रॉपर कंपनीज एक्ट के अंदर जो नॉर्म्स होते हैं उनको बिल्कुल फॉलो ना करते हों, जैसे जहाँ पर मिनिमम 10 लोगों का फीमेल का स्टाफ हो तो एक क्रेच फैसिलिटी वगैरह वो जो भी होनी चाहिए, वो ऐसे किसी नॉर्म को फॉलो ना करते हो। लेकिन उनका अच्छा खासा कि एक इंडस्ट्रियल और फैक्ट्री बेस है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ तो चलो एक बड़ी चीज़ हो गई, ऐसे ऐसे फैक्ट्री या फिर एक यूनिट्स को, एंटिटीज़ को वो लोन पर पैसा दे देते हैं, ठीक है। अब क्यों दे देते हैं इन सबको? जबकि आप देख रहे हो
ये सारे जितने लोगों को पैसा दे रहे हैं रिस्की चीज़ है। देखो, सेक्टर एंटिटीज लेकिन अनऑर्गेनाइज, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल बिजनेस यूनिट। अब हो सकता है ये जस्ट एक प्रकार का स्टार्टअप हो, ये सारा पैसा रिस्की तो है। क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का कंसेप्ट नॉर्मल बैंकिंग से अलग कैसे होता है। सबसे पहले हमने कंडीशन पढ़ी बेस्ड ऑन कैपिटल रिक्वायरमेंट। भाई है ही नहीं उससे ज़्यादा पैसा इनके पास कि ये बड़े बड़े लोगों को पैसा दे सके लोन पर, तो ये शुरुआत अपनी ज़िंदगी की यहीं से करते हैं। वो अलग बात है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे चलकर एक बड़े बैंकों में कन्वर्ट करे जा सकते हैं और हो सकते हैं अपना, जैसे उनका कैपिटल बेस बढ़ेगा, स्कोप बढ़ेगा और रीच बढ़ेगी, वो चलो ठीक है। लेकिन फिर भी सवाल यही आता है कि ये क्यों, मतलब ये सारे रिस्की यूनिट्स को लोन क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए बिकॉज दे आर प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस and they are established as a public limited company under the Companies Amendment Act 2019। इनका जो लाइसेंस होता है, जो बनता है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत बनता है एंड दे आर गवर्न बाय RBI एक्ट 1934। यानी कि देखो, एक स्टैंप लगा, थप्पा लगा, अथॉरिटी तो है ये, ठीक है, बस कैपिटल बेस इतना बड़ा नहीं है, तो इस वजह से इनको छोटे छोटे सेक्टर्स के लोगों को लोन देना पड़ रहा है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर कोई सेटअप करता है तो दे कैन बी प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल्स ऑल्सो, बाय सर्टेन कॉर्पोरेट ऑल्सो, बाय सर्टेन ट्रस्ट या कुछ रजिस्टर्ड सोसाइटीज। कोई भी जो एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं या लोकल एरिया बैंक्स जो हैं, वो भी RBI के पास एक एप्लीकेशन सबमिट करते हुए बोल सकते हैं हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कन्वर्ट कर दो। अलाउड है, इट इज अलाउड। ये फिल्म्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, किस किस को अलाउ करा जाता है कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं और RBI किसको परमिशन दे सकता है। NBFCs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और लोकल एरिया बैंक्स। 2019 में RBI ने एक चीज़ शुरू करी थी जिसको कहा जाता है ऑन टैप फैसिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत RBI कैन एक्सेप्ट एप्लीकेशंस एंड कैन ग्रांट लाइसेंस फॉर ए स्मॉल फाइनेंस बैंक थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल कभी भी। मतलब RBI ने बोला जैसे इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह जैसे बनवाने, तो RBI को लगा कि अच्छी बात है कि छोटे छोटे बिजनेस वगैरह जो मतलब एक तरीके से स्टार्ट होना चाह रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ एंटिटीज़ हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, माइक्रो मार्जिनल फार्मर्स हैं, माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, इन सबको एक प्रकार से सहूलियत ही मिलेगी, ठीक है। तो RBI ने बोला पूरे साल में एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने को तैयार है, जिसको भी स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आपको लगता है आप सारी कंडीशन फुलफिल करने के बाद एप्लीकेशन हमें दे सकते हो और आप बन जाओगे, तो आप पूरे साल में आके कभी भी लाइसेंस हमसे ले सकते हो, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस रिलेटेड टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ठीक है। अब ये गाइडलाइन किसकी हैं? RBI की। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एलिजिबल प्रमोटर्स होंगे वो कौन कौन हो सकते हैं? दे कुड बी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, इस देश में रहने वाले, कुछ प्रोफेशनल्स जिनके पास 10 साल का बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, इंक्लूडिंग कंपनीज कंट्रोल्ड बाय देम। ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 साल से कोई एक कंपनी खोलकर बैठे हो जो कि बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर के साथ डील करती हो, या बैंक को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हो, उनकी सब्सिडरी हो। तो 10 साल का बैंकिंग और फाइनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। या तो इंडिविजुअल को खुद को या उसके द्वारा ऑपरेट करी कोई कंपनी को, कोई एंटिटी को। दे शैल प्राइमरीली अंडरटेक बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़। ये कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़ में? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग टू अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेक्शन। अब एक बताओ, ये अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड ही तो है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कौन लोन देता है ना? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को कौन ही लोन देगा कि वापस आएगा नहीं,
स्मॉल बिजनेस यूनिट जो स्टार्टअप्स हैं हिचकिचाते हैं बैंक वाले लोन देने को, तो ये एक्टिविटी, ये इन बैंकिंग एक्टिविटीज़ में वो हो सकते हैं शामिल। अब अगर पैसा दे रहे हैं लोन के तौर पर, तो ये जिनको ये लोन दे रहे हैं वो अपना मतलब दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑल्सो फ्रॉम देम, क्योंकि इसका एक सिंपल सा रीज़न होता है। 99% केसेस के अंदर मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, जब भी कोई एंटिटी मनी इन बैंकिंग में, आप याद रखना, कोई लैंडिंग सर्विस के अंदर अगर इन्वॉल्व है ना, तो वो डिपॉजिट सर्विस के अंदर भी इन्वॉल्व होगी। मैं 100% नहीं कह रहा, मैं 99% केसेस के अंदर कह रहा हूँ। क्योंकि जब कोई लोन दे रहा है, आप बैंकों का एक प्रोसीजर जानते होगे, आपको जब भी लोन इशू करा जाता है ना, तो वो बैंक वाले आपका एक नया खाता खोलते हैं, उसके अंदर वो पैसे आते हैं। अगर आप लोगों को पता हो ये, तो आपका लोन अगर जब भी पास हो जाता है ना, वही बैंक आपका एक नया खाता खोलते हैं। हाँ, एक्सेप्ट सम NBFCs, वो तो सिर्फ लैंडिंग करते हैं, वो डिपॉजिट नहीं करते हैं ना। वेरी गुड श्रेया। लेकिन कोई भी जो बैंक है जैसे, या फिर कोई जो एक इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग फैसिलिटी के अंदर इन्वॉल्व है, अगर उनका काम लैंड करने का है, लोन देने का है, हमेशा ये नेचर होता है हमारे देश में। आप कभी भी अपने मम्मा पापा से पूछना है, आपने कभी लोन करवाया या कुछ भी, आपका वो सेम एंटिटी, सेम बैंक ना आपका एक नया खाता खोलता है। आपके भले ही उसमें 5-10 अकाउंट चल रहे हैं, सारे नील हो, आपने पैसा ना भर रखा हो, लेकिन जब आपका लोन इशू होगा, तो उस फ्रेश खाते के अंदर आपके वो पैसे जो होंगे वो रिलीज़ कराए जाएंगे, मतलब रिलीज़ होंगे, और उससे फिर आप उन पैसों को विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये 99% केसेस के अंदर मैं बता रहा हूँ। और जैसा कि श्रेया ने कहा, एक्सेप्ट सम NBFCs, उनका काम है ही नहीं, मतलब वो लैंड ही करते हैं और डिपॉजिट करने का काम है ही नहीं, परमिशन ही नहीं है उनको। चाहते तो वो भी शौकिया तौर पर करते हैं, लेकिन नहीं है। मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की होनी चाहिए लगभग 100 करोड़ रुपए। जितने भी रेगुलेटरी नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस जो होते हैं RBI के, जो कि कमर्शियल बैंक, एग्जिस्टिंग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए जो एप्लीकेबल होते हैं, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। लाइक मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो के अंतर्गत बैंकों को अपना पैसा किसके पास रखना पड़ता है? खुद के पास कि RBI के पास? जल्दी बताओ। RBI के पास। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में किसके पास रखना पड़ता है? अपने पास। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों रिक्वायरमेंट्स इनको मतलब फुलफिल इनको करना पड़ेगा। क्यों भाई, ये फैसिलिटी दे रहे हैं, कम है क्या? एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट। ठीक है, अब जहाँ पर एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट की बात आ गई, समझ जाना, एक और रूल बता रहा हूँ मैं आपको। 99% केसेस के अंदर RBI के ये वाले जो दो नॉर्म्स होते हैं ना, SLR और CRR, इससे इनको करना ही पड़ता, मतलब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। बताओ ऐसा, इसके पीछे रीज़न क्या होता है? ऐसा क्यों? जहाँ डिपॉजिट हुआ किसी का पैसा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? इसका मतलब रिस्क पर नहीं होना चाहिए वो कस्टमर्स का पैसा, है ना, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, बैंकिंग बिहेवियर लोगों का बदल सकता है। नहीं, प्रमोटर्स का बेसिकली मतलब है यार, जैसे मान लो कि मिनिमम पेड अप कैपिटल 100 करोड़ की बात हो रही है ना, तो कौन मतलब इसको सेटअप करेगा आकर? मतलब कोई भी कर सकता है, बस ये ऊपर वाली जो कंडीशंस हैं मतलब ये फुलफिल होनी चाहिए बस। ये कह रहे हो ना, एलिजिबल प्रमोटर्स की बात कर रहे हो ना, ये 10 बस, हाँ यही है कि जिसका बस 10 साल का बैंकिंग या फाइनेंस की फील्ड में एक्सपीरियंस हो, कोई भी वो कंपनी हो सकती है। मतलब ये नहीं है कि हाँ, ऐसा नहीं कि सर्टेन लोन केसेस वगैरह के अंदर बस बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर वो चिट्ठा दिखाते हैं कि सर जी हमें एक्सपीरियंस है। यार एक बात बताओ ना यार, ये कंडीशन क्यों रखी जाती है? आपको बैंकिंग से रिलेटेड कुछ आता ही नहीं है, तो आपको बैंक खोलने की परमिशन कैसे दे देगा RBI यार? स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो बैंक ही ना। और आप ये वाली कंडीशन को देखकर अब तो आपको पूरा यकीन आ गया होगा। एक प्रकार से अगर हम अपनी 1-to-1 इंटरेक्शन के बेसिस पर अगर मैं एक लाइन बोल दूँ, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को हटाओ, कि छोटे छोटे बैंक हैं ये, है ना, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं, उतनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं जितने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक कर पा रहे हैं। जहाँ पर एंगल आ गया CRR का और SLR का, यार एक बात बताना, RBI चाहेगा कि छोटे बैंक को, बड़े बैंक को तो कैसे भी करके डूबने दे? RBI 1 रुपये भी डूबने देता है किसी कस्टमर के? बताओ, नहीं चाहता ना किसी का बैंकिंग ट्रस्ट टूटे, बैंकिंग हैबिट किसी की बदले, है ना। वो भी बहुत खतरनाक बात होती है। क्या पता उस पर्सन के पास कल को जाकर 20 करोड़ 50 लाख 50 करोड़ 500 करोड़ हो, तो वो डिपॉजिट ही नहीं करेगा कभी पैसे।
बैंकों के ऊपर से उसका भरोसा उठ जाएगा, इसलिए छोटे छोटे बैंक के ऊपर भी पकड़ बनाकर रखता है आरबीआई। तो ये जो इसके एलिजिबल प्रमोटर्स हैं ना श्रेया, उनके पास 10 साल का बैंकिंग और फाइनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। आरबीआई चाहता तो उसको कम भी कर सकता था, लेकिन आरबीआई ये मानता है कि देखो 10 साल में तुम सारी चीज़ों से रूबरू होगे, तुम्हें ये भी पता होगा कि लोन कब वापस आता है, कितनी दर की लोन होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कितना अमाउंट तुम्हें डिपॉजिट करना पड़ता है, अपने कस्टमर को ब्याज कितना देना पड़ता है। तुमने भले ही कभी बैंक नहीं चलाया, लेकिन अगर तुम्हारा इस फील्ड में लेना देना है तो तुम्हें सारी चीज़ें पता है कि कल को हमारा एक सपना था कि हम बैंक खोलकर बैठे। अब तुम्हारे जीवन की शुरुआत स्मॉल फाइनेंस बैंक से हो रही है, पर तुमने 10 साल का जो एक्सपीरियंस किसी ना किसी एंटिटी के साथ, किसी के साथ एफिलिएशन में, किसी की सब्सिडरी बनकर, किसी को सर्विसेज देने के तौर पर इतना तो सीख ही लिया होगा कि 3 महीने का किसी का ब्याज, किसी डिपॉजिटर का कितना बनता है, 6 महीने का किसी का कितना बनता है, लोन कितना दिया जाता है। एक बैंक के पास जब टोटल कैपिटल होता है तो वो लोन के तौर पर सर्कुलेट कितना करते हैं, जो CRR SLR होता है उसके अंतर्गत आरबीआई कितना शिकंजा अपना कसता है बैंकों के ऊपर कि उसको रखना ही पड़ता है। ये सारे एक्सपीरियंस है, ये लोग वाकिफ होने चाहिए। जब ये इनको पता है तो दे कैन फाइल एन एप्लीकेशन, येस वी आर रेडी टू लॉन्च अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। हम लोग खुद अपना लॉन्च करना चाहते हैं। हम लोग 5-6 इंडिविजुअल्स या इकलौता बंदा या हमारा घर परिवार साथ में आए हैं, जो भी है, मतलब XYZ 100 करोड़ का हमारे पास पेड अप मिनिमम पेड अप कैपिटल है और बाकी सारी कंडीशंस को आपकी फुलफिल कर रहे हैं। प्लीज़ हमें परमिशन दे दो, स्मॉल फाइनेंस बैंक की हमारी ये चिट्ठे को मंजूरी दे दो, हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। बताओ समझ में आया श्रेया? ठीक है। आप जो लोन केसेस की बात कर रहे थे ना, वो एक स्पेसिफिक केस है, वो तो एक बहुत नैरो एंगल हुआ। ये बेसिकली क्या है कि भाई सेटअप करना है अपना बैंकिंग और फाइनेंस, अपना एक्सपीरियंस ले आओ। और यहाँ पर देखो पूरी बात नहीं लिखी जाती ना, हम लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, हम लोग कोई मतलब प्रॉपर तरीके से कोई आरबीआई के अंदर तो काम कर नहीं रहे हैं। अब ये बैंकिंग और फाइनेंस एक्सपीरियंस आरबीआई क्या मांगता होगा 10 साल का, अब वो तो भाई आरबीआई ही जाने। और ये फिक्स भी नहीं होता है, टाइम टू टाइम वक्त के अनुसार ही आरबीआई इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें ऐड या डिलीट करता रहेगा। ठीक है। उसके बाद देयर 75% ऑफ लोन इज टू बी फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अगर ये अपना लोन दे रहे हैं, 75% लोन इनको वो देना पड़ेगा किसी भी प्रायोरिटी सेक्टर या प्रायोरिटी एक्टिविटी के लिए इकोनॉमी के अंदर। अब मान लो इनके पास एक सवाल है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के सामने एक सवाल है कि हम जो लोन पर पैसा सर्कुलेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं टोटल 3 करोड़। मान लो किसी की हैसियत इतनी है कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 करोड़ का पैसा ही सर्कुलेट कर सकता है। ठीक है, मान लिया। अब क्या प्रायोरिटी पे इनको क्या लग रहा है कि जो ये स्टार्टअप जो अपना प्लान लेकर आया कि सर जी हमें इसके लिए पैसा चाहिए, या कोई स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को देने की आवश्यकता है, सूखा पड़ गया है या इरिगेशन फैसिलिटी किसी को डेवलप करवानी है, नंबर ऑफ फार्मर्स आए हैं उनको देना है, इस माइक्रो या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को देना है, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देना है। इकोनॉमी में क्या चीज़ प्रायोरिटी पर है, इनको अपना फ़ायदा नहीं देखना उस चीज़ पर, इनको इकोनॉमी का फ़ायदा देखना कि भाई प्रायोरिटी पर क्या चीज़ इनको लग रही है, उसके हिसाब से इनको देना है। अब आपके दिमाग में आया होगा, क्या प्रायोरिटी को प्रायोरिटी समझना जो लोन देते हैं बैंक उनके हाथ में होता है क्या? आप क्योंकि हमें बड़े टाइम से इस चैप्टर में कॉन्टिन्यूसली फ्लो के साथ समझा रहे हो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। क्या है ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और कौन डिसाइड करेगा कि किसकी प्रायोरिटी क्या? आपकी प्रायोरिटी क्या मैं डिसाइड करूंगा कि हाँ यार इसकी प्रायोरिटी तो इसको दे देना चाहिए, या फिर नहीं हमारे नोन में है, ऐसा भी तो हो सकता है कि नोन में है, रिश्तेदार लगते तो उनको दे दो, और मैंने घुमा फिरा के तिगड़म बनाकर एक प्रायोरिटी की स्टोरी बनाकर उनको दे दिया कि मुझे लग रहा था कि उनको दे देना चाहिए। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। अभी इस चैप्टर में ख़त्म होने से पहले एक डेडिकेटेड टॉपिक आएगा हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तब आपको समझ में आएगा उसकी कुछ कंडीशन होती है, और उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए आपका ये जो डाउट है ये ख़त्म हो जाएगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अनुसार अगर कभी कंडीशन लगाई जाती है कि इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इनको करनी है तो किन किन चीज़ों का ध्यान उनको रखना पड़ता है। मतलब दिस इज अ अम्ब्रेला टर्म, इसके अंतर्गत बड़ी सारी कंडीशंस और होती है। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इतनी सारी कंडीशंस है ना, ऐसी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को करते वक्त उसके अंतर्गत भी इतनी सारी कंडीशंस होती है, वो हम अभी आगे जानेंगे। ठीक है, अभी मैं मर्जा करके नहीं करूँगा आपका। एटलीस्ट 50% जो लोन्स और एडवांसेस होते हैं दे शुड बी अप टू 25 लाख। 25 लाख का तो दो ही दो यार लोन यार। ठीक है,
मतलब जितना तुम दे रहे हो एटलीस्ट उसमें से जो 50% का जो तुमने लोन या कोई भी जो पैसा घुमाया है 25 लाख का होना चाहिए वो, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन कौन से हैं, जैसे कुछ एग्जांपल, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था, ये याद रखना। फिर उसके बाद छोटे से एंड इट इज स्टार्टेड इन 2016। उसके बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्सेट्रा। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग के अंतर्गत हमने फिर ये पढ़ा, एक थे स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक है पेमेंट बैंक। क्या है पेमेंट बैंक? द गाइडलाइंस फॉर पेमेंट बैंक्स आर, अगेन ये गाइडलाइंस कौन रख रहा है? आरबीआई। इसके एलिजिबल प्रमोटर्स कौन कौन हो सकते हैं? दे कैन बी नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स एंड अदर एंटिटीज लाइक मोबाइल टेलीफोन कंपनीज। अब प्रीपेड जो टर्म है, एक्चुअली आपने बचपन से लेकर अभी तक प्रीपेड और पोस्ट पेड उसमें सुनी होगी जब आप अपना फोन रिचार्ज करवाते हो, राइट? अब अगर इन हैंड कैश लेकर कोई भी आपका काम करता है पैसों का, वो एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, इशूअर होता है, ठीक है। जैसा कि जब हम मोबाइल रिचार्ज करवाने जाते थे तो क्या बोलते थे कि 100 रुपये का ये टॉपअप कर दो, या 100 मैसेजेस का हमें ये चाहिए तो 25 रुपये का इसको वो कर दो। वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता है ना। एक होता है पोस्ट पेड, क्या पूरा यूज़ कर लो, मंथ के एंड में आपका बिल आएगा। तो कोई भी एंटिटी जो कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ डील करते हैं किसी भी टर्म्स में, मतलब वो आप उनको पैसा दे रहे हो और आपको सर्विस मिल जाती है वो, या फिर बेस्ट तरीका इनको समझने का, एंड अदर एंटिटीज लाइक मोबाइल टेलीफोन कंपनीज, दे शैल प्राइमरीली एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स अप टू मैक्सिमम बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीज पर इंडिविजुअल कस्टमर, ठीक है। मैक्सिमम बैलेंस है, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम ये कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट अपने कस्टमर से? 1 लाख। दे कैन इशू एटीएम एंड डेबिट कार्ड्स ऑल्सो, पेमेंट और रेमिटेंस सर्विसेज लाइक आपका कोई ऐप वगैरह लॉन्च करना, आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो, आपको एटीएम डेबिट कार्ड वगैरह ये सब मिल जाएगा। अब क्योंकि डिपॉजिट करते हैं और मैक्सिमम ही है भले से ही, लेकिन 1 लाख रुपए बड़ी रकम तो है ना इकोनॉमी में किसी भी पर्सन के लिए, तो दे हैव टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो विद आरबीआई। अपनी डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के बाहर अलग से इनको सीआरआर आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ऑब्वियस ही बात है, हर एक बैंक को डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के बाहर ही करना पड़ता है, इन्होंने अलग से दे रखा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एंड दे इन्वेस्ट एटलीस्ट 75% of its demand deposit balances in statutory liquidity ratio which are eligible for government securities and treasury bills। इनको आरबीआई नहीं बोला है, एक तो आप इनको जो सीआरआर है अपना डिमांड एंड लाइबिलिटीज के बियॉन्ड जो पैसा है वो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, और इनको बाकी अपना डिमांड डिपॉजिट जो बैलेंस होगा उसमें कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये किसके पास रखना पड़ता है? खुद के पास, क्या आरबीआई के पास? जल्दी बोलो। खुद के पास, खुद के पास। और ये वाला पैसा अपने पास, हाँ ठीक है। और ये वाला जो पैसा होगा 75%, काफी ज्यादा है ये, ठीक है, 75% इनको ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा एसएलआर में। वो एसएलआर ना आगे चलकर एलिजिबल बन सकता है फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स, यानी कि पैसा सेफ है फिर। क्योंकि देखो इसके पता है आरबीआई ये बंदिशें पता है अलग अलग तरह की क्यों लगाता है भाई? प्रमोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है यार। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पैसा लेकर भगे तो मोबाइल टेलीफोन कंपनीज हैं ही कितनी, बताना सर हमारे देश में? वोडाफोन, एयरटेल, जियो, क्या है और उसके अलावा बताओ? हच वगैरह आइडिया कहाँ है ये?
दिखते भी नहीं है। कौन इशू करवा रहा है आज के टाइम में? आइडिया वाइडिया की सिम बताओ। ज़्यादातर बोलबाला किसका चलता है, समझ रहे हो? पेमेंट बैंक्स also have to comply with all the regulatory and supervisory frameworks that are applicable to commercial bank. ऑब्वियस ही बात है, अगर आरबीआई उन पे शिकंजा लगा रहा है तो इन पे भी कसेगा ही कसेगा। तो एग्जांपल ऑफ पेमेंट बैंक्स इंक्लूड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। आ गई ना वही वाली बात। तो डिफरेंस क्या है एक बारी अगर हम जाने तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में, they can accept all types of deposits like a commercial bank, current account, saving account, fixed deposit, recurring deposit। इसको कम करना है ज़्यादा करना है वो आरबीआई देगा मंजूरी। पेमेंट बैंक they take deposit only on current account, saving account, they cannot accept fixed deposit, they also cannot issue credit card but debit card issue कर सकते हैं, जैसा कि आपने ऊपर देखा। कहाँ गया ये? एटीएम और डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं। और क्रेडिट कार्ड आपको किस चीज़ की फैसिलिटी दे देता है? जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो किस चीज़ की फैसिलिटी हो जाती है आपके पास? ओवरड्रॉ की फैसिलिटी होती है कि नहीं होती है? आप जानते हो ना क्रेडिट कार्ड के टर्म्स में एक चीज़ यूज होती है, एक वर्ड, आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इतने की है। पैसा अगर आपके पास कम भी पड़ जाए तो आप वो पैसा एडवांस में यूज़ करते हो, फिर धीरे धीरे करके बैंकों को आप दे सकते हो, राइट? ऐसा है ठकुराइन के नहीं? बताओ, है गौरव? लेकिन ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। दे कैन गिव आउट डिपॉजिटर्स मनी एज लोन टू अदर कस्टमर्स, बट इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत कम होता है, तो मतलब ये इक्के दुक्के दायरे के अंदर ही घूमते रहते हैं। देख लो, एक आपका स्टार्टअप्स हो गए, कुछ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहाँ से डिपॉजिट आया इतना तो आता ही नहीं है, पहली बात है, और लोन के तौर पर घुमाने के लिए भी पैसा कम ही होता है। दे कैनॉट गिव डिपॉजिटर्स मनी एज लोन, ये नहीं घुमा सकते लोन के तौर पर। दे कैन इन्वेस्ट डिपॉजिटर्स मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओनली, ताकि डिपॉजिटर्स का पैसा एक सेफ साइड पर रहे, और वो भी भाई जीसेक के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी भी नहीं, 75% ऑफ SLR। अभी हमने देखा ना, जो पूरा का पूरा जो 75% है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट बैलेंसेस का, उनको SLR में देना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। उसके बाद दे फोकस ऑन बोथ डिपॉजिट एंड लोन्स, दे फोकस ऑन पेमेंट एंड रेमिटेंसेज ओनली इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज। आपको अगर पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करवाना है, आप कनाडा में हो या कोई रिश्तेदार आपको पैसा भेज रहे, तो उनके लिए आप ये ऐसे पेमेंट बैंक की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस क्या हैं? 75% जो लोन अमाउंट ये सर्कुलेट करेंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए होना चाहिए। मैक्सिमम बैलेंस यहाँ पर होना चाहिए 1 लाख रुपीज़ पर कस्टमर। मिनिमम लेवरेज रेशियो टू बी 3%। डैट इज इनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं दे शुड नॉट एक्सीड 33 टाइम्स ऑफ इट्स नेटवर्थ। जितनी इनकी हैसियत है 33 गुना ज़्यादा उससे उनकी लाइबिलिटीज़ ये क्रिएट ना हो, वरना आरबीआई लाइसेंस छीन लेगा इनसे। मिनिमम लेवरेज रेशियो 3%। आप 3% वाली बात को याद रखना। अब यहाँ पर एक बात हो रही थी कि बट दे डोंट गिव लोन्स, मतलब किसकी बात कर रहे हो आप? ये पेमेंट बैंक्स की ना? हाँ, लोन नहीं दे सकते। लाइबिलिटीज मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये लोन की टर्म्स में नहीं बोल रहा है, मतलब इतना ज़्यादा जैसे क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज आ रही हैं, पेमेंट कहीं अटकी पड़ी है, इनको जो भी निकल रहा है, डिपॉजिट से पैसा अपना वो करवाया था उसका लेन देन मतलब वो चल रहा है, ये लोन के तौर पर नहीं, मतलब जो एक्सचेंजेस जो इनकी चल रही हैं उसके तौर पर इनका भट्टा नहीं बढ़ना चाहिए। तभी तो आरबीआई पूरे सेफ रखवा देता है। 75% बहुत होता है यार, आप समझ रहे हो? मैक्सिमम ही अलाउड है कितना, ये 1 लाख रुपए बैलेंस, 75% SLR में रखवा रहा है, बाकी कुछ
डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ के अलावा वो CRR भी मेंटेन करना है, तो सोच समझ के ही खोलना चाहिए, तभी तो ये टेलीफोन कंपनीज मतलब जो लिमिटेड हमें देखने को मिलते हैं हमारे देश में ये। अब एक पेमेंट बैंक के बारे में हम लोग जानते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इट वॉज सेटअप इन 2017 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विद 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्विटी। यानी कि यहां पर पूरा का पूरा मालिकाना हक किसका है? किसका है? गवर्नमेंट का। 100% होगी ना, क्योंकि इक्विटी। याद है? मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी कंपनी के अंदर 51% इक्विटी होल्डिंग, शेयर होल्डिंग अगर गवर्नमेंट की हो, तो आप इसको किसका कहोगे? ये किसका हुआ? गवर्नमेंट का। अब मान लो कि 49%, 51% के साथ 49% जो है वो प्राइवेट सेक्टर की है, अब किसका हुआ? अब किसका हुआ? गवर्नमेंट का ही हुआ। अगर मैं बोल दूं अब 49% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है और 51% प्राइवेट एंटिटी की, अब किसका हुआ? प्राइवेट सेक्टर अलोंग विद गवर्नमेंट, ठीक है, कुछ हिस्सेदारी गवर्नमेंट की भी है। अगर मैं बोल दूं 100% इक्विटी होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर की, अब किसका हुआ? कंप्लीट प्राइवेट। अगर मैं बोल दूं 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की, अब किसका हुआ? 100% गवर्नमेंट का। और इसको मैं कंप्लीट तरीके से क्या बोलूंगा? ये क्या हो गया? एक प्रकार का कंप्लीट तरीके से पब्लिक सेक्टर बन गया, राइट? है ये भी, लेकिन ये 100% पब्लिक सेक्टर बन गया पूरा का पूरा। तो देखो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पर इक्विटी है। और फिर आप वो दो टर्म्स तो जानते ही हो जब हिस्सेदारी वाली बात आती है, डिसइन्वेस्टमेंट, है ना? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफर्स डिमांड डिपॉजिट्स सच एज सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट अप टू अ बैलेंस ऑफ 1 लाख। ये भी एक प्रकार का पेमेंट बैंक है। बस डिफरेंस क्या है कि एक ऐसा पेमेंट बैंक है जिसका पूरा का पूरा मालिकाना हक किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।